हाय गाइस, मैं नेहा भारद्वाज, जिसे आप सोशल मीडिया पर बिंदास मानिनी के नाम से जानते हैं। आज फिर आप सबके लिए सामने आई हूँ अपने प्रोग्राम गुफ्तगू ज़िंदगी की को लेकर। तो ये प्रोग्राम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने पिछले हफ्ते स्टार्ट किया था, स्पेशली वी आर डिफरेंटली एबल्ड ग्रुप के पीपल्स के साथ मिलकर उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए एंड ग्रुप से अलग भी और जो लोग किसी भी तरह की डिसेबिलिटी से डील कर रहे हैं उन लोगों के हमारे वी आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल ग्रुप में स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स इन्वॉल्व हैं। मतलब ज़्यादातर मैक्सिमम जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ़ पीपल हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से ग्रस्त हैं। और बाकी अभी फ़िज़िकल सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी चूँकि मतलब मैं खुद भी एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हूँ और ये ग्रुप भी मैक्सिमम लोग भी इस ग्रुप में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के हैं, तो उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइज़, जैसा कि जनरली ग्रुप में मैंने ऑब्ज़र्व किया और मतलब देखा मैंने, तो उसमें मैंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की क्वेरीज़ यही होती हैं कि मतलब वो सभी लोग परेशान हैं कि बहुत लंबा टाइम हो जाता है उन लोगों को बेड में एंड ऑल, और वो रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो और मतलब डिफरेंट डॉक्टर्स के पास विज़िट कर रहे हैं और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। कुछ तो लोकल जो वैद्य वगैरह होते हैं उन लोगों के भी कॉन्टैक्ट नंबर्स शेयर करते हैं कि क्या हम इनके पास जा सकते हैं, क्या हम इनसे ट्रीटमेंट करा सकते हैं एंड ऑल। तो पहले मैं इसी बात को लेकर क्लैरिफिकेशंस मैं आपको दूंगी। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ही आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में हमारा नर्वस सिस्टम एक्चुअली ब्रेक कर जाता है, ठीक है। और जो बॉडी के आपके मैक्सिमम फंक्शंस हैं वो सब नर्वस सिस्टम पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से आपके जो बाकी फंक्शंस हैं, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंड ये सभी चीज़ों के ऊपर इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा एक मेन प्रॉब्लम जो आ जाती है कि आपका पूरा लाइफस्टाइल डिफरेंट हो जाता है। एक्सीडेंट से पहले आपने एक नॉर्मल लाइफ जी होती है और एक्सीडेंट के बाद एक डिफरेंट चैलेंज लाइफ आपको जीनी पड़ती है। तो उस चीज़ को सोचते सोचते हम बहुत सारी चीज़ें स्वतः ही अपने आप से ही बहुत सारी चीज़ें हम भूल चुके होते हैं, जिन चीज़ों को हमें वापस से मतलब याद करना होता है एंड वापस से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है अपने डे टू डे लाइफ में। ये सिचुएशन हमारी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वालों की और भी ज़्यादा क्रिटिकल और भी ज़्यादा परेशान करने वाली तब हो जाती है जब डॉक्टर्स हमें साफ साफ कोई जवाब नहीं देते हैं, है ना। तो मतलब हम लोग भी अब हम यूज़ टू तो होते नहीं हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो हम लोग भी कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि भैया ये मतलब ठीक होगा भी या नहीं होगा, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब सोचते सोचते हम लोग डिप्रेशन में एक्चुअली जनरली हम सभी, है ना, मैं भी गई एंड जितने लोगों से ग्रुप में मतलब बात हुई है और ग्रुप के में डिस्कशंस मैंने देखे हैं और ऑब्ज़र्व किया है, तो सभी मानसिक तौर पर मतलब सोचने लग जाते हैं एंड परेशान हो जाते हैं, ठीक है। मानसिक परेशानी उठानी पड़ जाती है उन्हें एंड ऑल। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, एंड डिप्रेशन से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि आपके फेजेस ऑफ रिकवरी एक्चुअली होते क्या हैं, ठीक है ना।
स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो 4 फ्रेजेस हैं इन रिकवरी के, ठीक है। 4 फ्रेजेस में 4 चरणों में आपकी रिकवरी होती है। तो आप पहला फ्रेज़ की हम बात करते हैं। पहला फ्रेज़ होता है जब हम हॉस्पिटल से आते हैं और मतलब हमें कोई सेंसेशन नहीं होती है पैरों में और हमें कुछ नहीं पता होता है कि मतलब हमें टच किया जा रहा है, तो टच का फ़ील नहीं होता। हम खुद से मूव नहीं कर पाते हैं अपने पैरों को, हाथों को, मतलब जिस भी लेवल पे इंजरी है उस हिसाब से आपकी बॉडी इफ़ेक्टेड होती है। तो इस वजह से मतलब आपको मतलब नहीं पता चल पाता है कि आपको टच की फीलिंग नहीं होती है और आपको जो है आप मूवमेंट नहीं कर पाते हैं ज़्यादा से मतलब उन पार्ट्स को, ठीक है। उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए कि एक अच्छे से फिज़ियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके आपको उससे एक्सरसाइजेस की जानकारी लेनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर, ठीक है। और मसल स्टिमुलेटर ही पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मसल स्टिमुलेटर का यूज़ करें, ठीक है। और एक्सरसाइजेज आप के लिए आप एक अच्छे फिज़ियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। मसल स्टिमुलेटर से क्या होता है कि मसल स्टिमुलेटर जब आप लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक उसमें करंट होता है, तो उस करंट के थ्रू आपकी मसल्स जो हैं वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट यानी कि खुलना और सिकुड़ना, ठीक है। ये मसल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेटर काम करता है। इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेटर की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो उस वक्त हमारा ब्रेन का और जो हमारा बॉडी पार्ट अफेक्टेड है उसके बीच का कनेक्शन टूटा हुआ होता है। वो कनेक्शन टूटे होने की वजह से ब्रेन से तो मैसेज छोड़ा जाता है कि हमें अपनी मसल्स को एक्सपैंड करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है, लेकिन जब हम उस एक्शन को अपने पैरों पे करने की कोशिश करते हैं या हाथों पे करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्शन नहीं होता है और हमें अंदर से भी फील नहीं होता कि ये एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट फेज़ ऑफ रिकवरी में करना, ये करेंगे आप तो इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर आपको वो एक्शंस करने में सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। आप खुद से भी कोशिश कीजिए एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने की, मसल्स को खींचने की अपनी तरफ और छोड़ने की, लेकिन इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर के साथ में करेंगे तो वो सपोर्ट करेगा उस चीज़ को, ठीक है। और अपने ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स रखें, आप ब्रेन पे कोई ज़ोर ना डालें, कोई दिमागी टेंशन ना लें, क्योंकि आपको फोकस करना है अपनी रिकवरी पे, इंस्टेड आपको बाकी बातों के बारे में सोचना है। इसमें आपको 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, मतलब टाइम का कुछ वो नहीं है एग्जैक्ट कि किसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन और इंजरी टू इंजरी मैटर करता है, ठीक है, डिफ़र करता है, वैरी करता है, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब आप अपने आप को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करें, अपने आप को, अपनी बॉडी को जानें, अपने आप को जानें और उस हिसाब से अपनी रिकवरी का आकलन आप लगा सकते हैं कि आप कितने टाइम में ठीक होंगे, ठीक है। तो टाइम पे ध्यान ना देके अपनी एक्टिविटी पे ध्यान दें। उसके बाद आता है आपका सेकंड फेज़। सेकंड फेज़ में जब आप मन लगा के ऑनेस्टली अपने ऊपर ध्यान देकर और मतलब ध्यान से ये मसल स्टिमुलेटर और अपनी सेल्फ एक्सरसाइज दोनों के ऊपर आप ध्यान देकर काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप सेकंड फेज़ में आएंगे। सेकंड फेज़ वो होता है जब आपको आपके हाथों में, पैरों में झंझनाहट फील होना शुरू हो जाए,
ठीक है, झंझनाहट फील होती है। उसके बाद में आप थोड़ा ये भी फील करेंगे कि जब आप एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बिना मसल स्टिमुलेटर के भी आपको अंदर से फील होगा कि एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, भले ही बाहर एक्शन ना आए। ठीक है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस एक्सरसाइज कीजिए। फिर आप देखेंगे सेकंड फेज़ में ही आप मतलब मसल स्टिमुलेटर का यूज़ करते रहिए, लेकिन सेल्फ एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है। सेल्फ एक्सरसाइज करते रहिए और आप देखेंगे कि आपके हाथों में पैरों में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट बाहर भी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब थोड़ी थोड़ी मूवमेंट बाहर आना शुरू हो जाए फिर हमारा आता है थर्ड फेज़। थर्ड फेज़ में आप सपोर्ट का यूज़ कीजिए। सपोर्ट यानी कि कैलिपर्स, पैरों में घुटनों में कितनी जान आई है उस हिसाब से आप कैलिपर्स बनवाइए। ठीक है, और पहले इनिशियली आपको KFO बनाना पड़ेगा। KFO यानी कि नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। ठीक है, KAFO यानी कि नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। ठीक है, पहले आपको KFO बनवाना पड़ेगा। KFO बनवाइए दोनों पैरों के, और वॉकर का यूज़ कीजिए एंड ट्राई टू टेक फ्यू स्टेप्स, कुछ स्टेप्स लेने की कोशिश कीजिए। फिर आप वही एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, खोलना और सिकोड़ना, ठीक है, मसल्स को कोशिश कीजिए जो आप लेटे लेटे करते थे वैसे ही आप खड़े होकर यही सपोर्ट के थ्रू, ठीक है, बिना सपोर्ट के खड़े होने की कोशिश मत करना एकदम से, सपोर्ट के थ्रू ही यही KFO और वॉकर को लेके खड़े होइए, चलिए, और खड़े खड़े भी अपनी मसल्स को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, पैरों की मसल्स को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। फिर गाइस ये जो थर्ड फेज़ होता है, ठीक है, ये मतलब आप कंटिन्यू आप करते रहेंगे एक्सरसाइज एंड चलते रहेंगे तो थर्ड फेज़ में ही आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सपोर्ट्स मतलब कम होती जाएंगी, आपको मतलब इनकी ज़रूरत कम होती जाएगी। फिर आप आ जाएंगे फोर्थ फेज़ में। फोर्थ फेज़ होता है ये मतलब कोशिश करना फोर्थ फेज़ में चौथा चरण जो होता है रिकवरी का, उसमें हमें ये कोशिश करनी होती है कि हम कैसे नॉर्मल ही मतलब बिना सपोर्ट के चलने की कोशिश हम कैसे कर सकते हैं। एकदम से सपोर्ट नहीं छोड़नी है ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, पहले सपोर्ट से ही आप मतलब कोशिश कीजिए कि सपोर्ट से ही आप काम करें, ठीक है, उसके बाद चलिए अब विदा लेते हैं और आपके लिए, आप सबके लिए एक सॉन्ग डेडिकेटेड टू यू ऑल, और इन्जॉय कीजिए सॉन्ग को, ठीक है, और चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है ज़्यादा, बिकॉज़ दिमाग पे ज़्यादा टेंशन ली तो फिर रिकवरी बैक जाती है, ठीक है ना, ये राज की बात है। तो टेंशन नहीं लेनी है, चिंता नहीं करनी है, बस एक्सरसाइज करिए, भगवान में भरोसा रखिए, एन्जॉय कीजिए, ठीक है। म्यूज़िक में आपके लिए मतलब एक सॉन्ग मैंने आपके लिए डाउनलोड किया है तो वो मैं लगा रही हूँ इस वीडियो में, उसे एंजॉय कीजिए एंड डू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस ऑन गुफ्तगू ज़िंदगी की, एंड कमेंट प्लीज़ आप किया कीजिए बिकॉज आई रिक्वायर योर सजेशंस एंड योर व्यूज़ अबाउट माय वीडियोज़ एंड ऑल टू फॉर इम्प्रूवमेंट एंड एक्सेट्रा, ठीक है, तो ओके, बाय, थैंक यू। La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। क्या जान लोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। हमारे दिल की तुम थोड़ी सी कदर कर लो, हम तुमसे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। तूने यो जाना दीवाना किया है, दीवाना किया इस कदर, दीवाना किया इस कदर। चाहत में तेरी बुलाया जहाँ को, न दिल को किसी की खबर, न दिल को किसी की खबर। रगों में मोहब्बत का एहसास जरा भर लो, हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। तुमसे है सांसें